हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिको प्राइम एजुकेशन। तो आज हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम का जो लेक्चर नंबर 5 है, और इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे मोस्टली मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल इस वीडियो में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे, ए टू जेड, जीरो से पूरा ऊपर तक कॉन्सेप्ट का मेंस्ट्रुअल साइकिल का डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो प्रेजेंटेशन बनाया है उस प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग ही तुम्हें नोट्स बनाना है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सारा चीज आगे देखेंगे, और क्वेश्चंस एक शॉर्ट समरी भी दे दूंगा लास्ट में, ताकि जल्दी से जल्दी क्वेश्चन आप लोग को बन सके। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला जो स्लाइड है उसमें देखो कि मैं कैसे आगे चलने वाला हूँ। कि देखो, ये है पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल का फ्लो चार्ट। ठीक है, इसमें से सारा चीज हम लोग देखेंगे अच्छे अच्छे डायग्राम्स के साथ, और फ्लो चार्ट्स और टेबल के साथ हम लोग सारा चीज कॉन्सेप्ट को देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा है, देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ते क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है। सबसे पहले डेफिनेशन हमें याद रखना पड़ेगा कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो रिप्रोडक्टिव साइकिल ही पाएगा। जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है फीमेल प्राइमेट्स में, ठीक है, रिप्रोडक्टिव साइकिल को ही क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, रिप्रोडक्टिव साइकिल को क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। जैसे कि फीमेल प्राइमेट्स का मतलब, कहने का मतलब क्या हो गया कि जैसे कि मंकी हो गया, एप्स हो गया, और ह्यूमन बींग्स, ये सब फीमेल प्राइमेट्स है। मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या इस समय मंकी में भी होता है, एप्स में भी होता है, हाँ होता है। ठीक है, फीमेल प्राइमेट्स। ह्यूमन जो फीमेल्स होता है उसमें मेंस्ट्रुएशन होता है, मतलब इट इज अ मेंस्ट्रुएशन इज अ रिपीटेड एट एन एवरेज इंटरवल ऑफ अबाउट व्हाट 28 डेज। मोस्टली 28 डेज का जो रिपीटेशन साइकिल होता है। ठीक है, तो साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन अगर हो रहा है अकॉर्डिंग टू 28 डेज, ठीक है, 28 डेज के अकॉर्डिंग, तो वो एक नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज में आता है। ठीक है, और एक्सटेंड्स बिटवीन द मेनार्क एंड मेनोपॉज। मेनार्क मतलब होता है कि स्टार्टिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, एज एक ऐसा एज जिसमें हम लोग जिसमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मतलब प्यूबर्टी के समय जो पहला मेंस्ट्रुएशन होता है उसको बोलते हैं मेनार्क। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो गया, मतलब सीज हो गया अराउंड 50 इयर्स ऑफ द एज, उसको क्या बोलते हैं, मेनोपॉज। ठीक है, तो मेनार्क से स्टार्ट होता है, मेनोपॉज में जाके समाप्त होता है। ठीक है, समझ में आ रही बात। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इन दिस साइकिल फीमेल, अभी साइकिल में होता क्या है, फीमेल बॉडी प्रिपेयर इटसेल्फ। इसमें क्या करते हैं कि फीमेल बॉडी जो होता है वो प्रिपेयर करता है अपने आप को प्रेगनेंसी के लिए। ठीक है, अगर प्रेगनेंसी हो जाता है, ठीक है, अगर प्रेगनेंसी नहीं होता है तो बॉडी अबॉर्ट्स ऑल दिस प्रिपरेशन इन अ साइक्लिक मैनर। तो अगर प्रेगनेंसी नहीं होता है तो जितना भी वो प्रिपरेशन किया होता है वो सारे चीज को वो अवॉर्ट हो जाता है, मतलब स्टॉप हो जाता है एक साइक्लिक मैनर में। ठीक है, अगर प्रेगनेंसी हो गया तो वेल एंड गुड, और आगे जाके प्रोसेस फर्टिलाइजेशन और फिर इम्प्लांटेशन हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह से हमारा लेक्चर डिजाइन है, अगला लेक्चर जो होगा हमारा फर्टिलाइजेशन का ही आएगा। ठीक है, तो जो साइक्लिक इवेंट है, साइक्लिक इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट वन कॉन्स्टिट्यूट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो हमने स्टार्टिंग में ये देखो, ये पॉइंट तो तुम्हें लगा होगा कि आज कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन अब देखो अब कैसे नहीं समझ आएगा। कि देखो, सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट हुआ, स्टार्टिंग इवेंट फ्रॉम द वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट वन कॉन्स्टिट्यूट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मतलब कहना क्या चाहता है कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का डेफिनेशन तभी समझ में आएगा जब तुम सारा स्टेजेस देख लोगे उसके बाद। ठीक है, अभी तो हवा में बात चल रहा है। अब देखो, होता क्या है कि फीमेल सेक्सुअल साइकिल या फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में क्या होता है कि फॉलिकुलर फेज होता है, 3 फेज होता है। कौन कौन सा फेज होता है, 3 फेज, देखो अभी ये लिखना नहीं है, अभी ये स्लाइड लिखो, उसके बाद ये स्लाइड लिखो फर्स्ट स्लाइड के बाद। ठीक है, अब देखो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का 3 फेज होता है, 3 मेन फेज होता है। ठीक है, 3 मेन फेज कौन कौन सा होता है, पहला जो फेज है उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल या ब्लीडिंग फेज। क्या बोलते हैं उसको, मेंस्ट्रुअल या ब्लीडिंग फेज। ठीक है, दूसरा फेज है, देखो अगर तुम मुझे फेज का नाम याद कर लोगे ना तो मेरे लिए आसान हो जाएगा तुम्हें याद कराना। ठीक है, पूरा साइकिल का जो ये नाम है ना, इसी के अकॉर्डिंग में सारा जितना भी प्रोसेस होता है, जितना भी हार्मोनल कंट्रोल होता है, वहां तक वो याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखो मेंस्ट्रुअल एंड ब्लीडिंग फेज में क्या होता है, जो फॉलिकुलर और एस्ट्रोजेनिक फेज होता है, उसके बाद कौन सा फेज आता है, फॉलिकुलर या एस्ट्रोजेनिक फेज, या जिसको बोलते हैं प्लोरिफेरेटिव फेज, या उसको बोलते हैं प्री ओव्यूलेटरी फेज। ठीक है,
सब फेज का एक मीनिंग है, ये जो नाम है ना, एक एक नाम का मीनिंग है। देखो फॉलिकुलर फेज में जो क्या सीन में आएगा यहाँ पर में, फॉलिकुलर फेज में यहाँ पे फॉलिकुलर डेवलपमेंट चलता रहेगा, ठीक है। एस्ट्रोजेनिक किसके प्रेजेंस में, एस्ट्रोजन के प्रेजेंस में। प्लोरिफरेटिव मतलब यहाँ पर में एंडोमेट्रियम का क्या होता रहेगा, प्लोरिफरेशन, प्रोलिफरेशन होता रहेगा। और इस फेज को प्री ओव्यूलेटरी फेज कहते हैं, क्योंकि ये बिफोर ओव्यूलेशन होता है, ठीक है, बिफोर ओव्यूलेशन होता है। तो ये फेज है प्री ओव्यूलेटरी फेज। ये फेज वन है, इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। ये इतना जो फेज है ब्लैक कलर से, इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। अब ये ऑरेंज कलर का जो फेज यहाँ दिखा रखा है उसको बोलते हैं, ऑरेंज कलर का जो फेज यहाँ दिखा रखा है उसको क्या बोलते हैं, फॉलिकुलर फेज, ठीक है। और ये 14वां दिन जो दिखा रखा है पेंसिल कलर से, ठीक है, पेंसिल कलर से जो दिखा रखा है उसको बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेज, ठीक है। नेक्स्ट है फेज थ्री। फेज थ्री में देखो क्या है, ल्यूटियल फेज, ठीक है, प्रोजेस्ट्रॉनिक फेज। देखो यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हो जाएगा। प्रोजेस्ट्रॉनिक फेज, ये सब नाम है, एक तो की पॉइंट तुम्हें मिल रहा है कि हाँ क्या होगा एग्जैक्टली exactly, ठीक है। क्वेश्चन बनते समय तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। सिक्रेटरी फेज, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, मतलब ओव्यूलेशन के बाद जो फेज आता है उसको बोलते हैं पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। क्या बोलते हैं, पोस्ट ओव्यूलेटरी, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, ठीक है, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। और ये फिक्स्ड फेज होता है, मतलब ये जो फेज होता है ये 14 दिन के लिए एकदम फिक्स होता है, ठीक है। 14 दिन के लिए क्या होता है, ये फिक्स होता है। ओके, आर यू विथ मी? ओके चलो देखते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है, अब यहां से लिखो, ये लिखो मेंस्ट्रुअल एंड ब्लीडिंग फेज। अब मैं क्या करूंगा, हर फेज समझाऊंगा उसका मैं एक जो ये है, ये डायग्राम जो है एनसीईआरटी का समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। जब ये डायग्राम समझ में आ जाएगा तो ये भी समझ में आ जाएगा और ये भी समझ में आ जाएगा। देखो मुझे एक चीज और बताना है, मुझे बताओ जब मैं प्राइमरी फॉलिकल्स बता रहा था, जब फॉलिकुलर डेवलपमेंट बता रहा था, वहां पे प्राइमरी फॉलिकल बना, ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल बना 7 मिलियन से 4 लाख तक बच गया था। अब प्राइमोडियल फॉलिकल, अब प्राइमरी फॉलिकल 1,20,000 से 1,60,000 बचा था ना, है ना, याद है ना। अब सेकेंडरी फॉलिकल बचा, ठीक है। सेकेंडरी फॉलिकल में एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन हो रहा, ठीक है। अब सेकेंडरी फॉलिकल में अब जो होता है ये मैच्योर टर्शियरी फॉलिकल बना, ठीक है। मैच्योर टर्शियरी फॉलिकल बनने के बाद एक ग्राफियन फॉलिकल बना, ठीक है। सेकेंडरी फॉलिकल, मैच्योर टर्शियरी या ग्राफियन फॉलिकल। अब देखो, अब ये ग्राफियन फॉलिकल से क्या होगा, ओव्यूलेशन हो गया, ठीक है। ओव्यूलेशन हो गया, कौन से स्टेज में होता है, मेटाफेज स्टेज में, oocyte इन द एम्पुला और फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। देखो अब ओवरी में ये क्या किया, रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल गया, वो कॉर्पस हेमोरजिकम में चेंज हो गया, इनिशियल स्टेज ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज हो गया। अगर बताओ कि अगर प्रेगनेंसी हो जाएगा तो कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट नहीं होगा, कॉर्पस ल्यूटियम को स्टेबल रहना होगा, क्यों, क्योंकि वो एचसीजी का स्टेबल टिल पार्क्यूरेशन बाय एचसीजी। अब एचसीजी तक इसको जो मेंटेन कौन कौन करके रखता है, एचसीजी, ठीक है। अगर डिजेनरेट हो जाता है तो कॉर्पस एल्बिकन्स में चेंज हो जाता है, ठीक है, मेरा कहना ये है। अब मुझे बताओ, कॉर्पस एल्बिकन्स का तो फेट ही हो गया। अगर बताओ कि अगर फर्टिलाइजेशन हो गया एम्पुला में, अगर नहीं हुआ तो चलो सेकेंडरी oocyte डिजेनरेट कर जाएगा और मेंस्ट्रुएशन में चला जाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा, ओवम का फॉर्मेशन होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये प्रोसेस होगा। अब तुम्हें पूरा ओवरव्यू समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब तुम्हें पूरा ओवरव्यू समझ में आ रहा होगा कि ये देखो कि ओव्यूलेशन हो रहा है यहाँ पर में 14 डे में ओव्यूलेशन हो रहा है। तो जो 1 से 13वां दिन है, सॉरी, ये यहाँ पर में फॉलिकुलर फेज है, 4 से 5 तक, 5 से आगे कितना जब फॉलिकुलर फेज, ठीक है। तो देखो यहाँ पर में दिख रहा होगा कि यहाँ पर में क्या हो रहा है, फॉलिकुलर डेवलपमेंट चल रहा है, ठीक है। प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, ये सारा डेवलपमेंट चल रहा है ना, सारा डेवलपमेंट चल रहा है, ठीक है। समझ में आ गई बात, ये सारा जो डेवलपमेंट चल रहा है। अब यहाँ पर मैं देखो कि ल्यूटियल फेज है, ठीक है, ये ल्यूटियल फेज आ गया। ल्यूटियल फेज 15 से 28 दिन का, मतलब ये फिक्स फॉर 14 डेज के लिए ये क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम फुल्ली फॉर्म्ड, ठीक है। आर्टिक फॉलिकल, सबका नाम तुम्हें याद नहीं रखना, बस देखो कि अर्ली कॉर्पस ल्यूटियम टोटली बन गया और कॉर्पस एल्विकन्स में ये डिजेनरेट हो गया, ठीक है। तो ये तक था हमारा कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है।
तो अब देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो तीसरा तीन फेज है ना। अब देखो ये जो तीन फेज है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं ना ये कि जो पहला लाइन है वो लास्ट लाइन तक तुम्हें याद रखना है। ठीक है, लास्ट तक याद रखना है। तो ऑन द डे ऑफ द फर्स्ट साइकिल द लेवल ऑफ ऑल द फोर हार्मोन्स एफएसएच, कौन कौन सा हार्मोन का यहाँ पे रोल होगा, देखो पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन कौन सा हार्मोन रोल होगा। यहाँ पर में एफएसएच होगा, एलएच होगा, दूसरा है इस्ट्रोजन, ठीक है, और तीसरा है प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो ये चार हार्मोन है, इस चार हार्मोन का पूरा खेल चलेगा। ठीक है, ओवेरियन इवेंट्स में क्या चलेगा, जो फॉलिकल्स हमारा जो प्रिपेयर हो रहा है वो फॉलिकल्स किस तरह से जाता है। यूट्राइन इवेंट्स में जो यूट्रस का जो वॉल है, इंटरनल एंडोमेट्रियम, ठीक है, एंडोमेट्रियम में क्या सब चल रहा है वो सारा चीज हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले जो फर्स्ट डे है इसमें क्या होता है, सारा हार्मोन सप्रेस हो गया रहता है, मोस्टली एफएसएच, एलएच, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सब सप्रेस हो गया रहता है। और यहाँ पर में ड्यू टू द डिक्रीज ऑफ द लेवल ऑफ द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, लेवल ऑफ एफएसएच एंड एलएच स्टार्ट इंक्रीजिंग द टर्मिनल स्टेज ऑफ दिस फेज। अब देखो ये जो डायग्राम तुम्हें दिख रहा है, इस फेज में क्या होगा कि मेंस्ट्रुएशन हो रहा है। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन में सारा जो हार्मोन होगा, सारा हार्मोन यहाँ पर में एलएच कम होगा, एफएसएच कम होगा। ठीक है, अब धीरे धीरे आगे देखो, जब ये मेंस्ट्रुअल फेज चल रहा है, ठीक है, मतलब 1 से 5 दिन या 4 दिन के आसपास मेंस्ट्रुअल फेज चलता है। ठीक है, अब प्री ओव्यूलेटरी फेज में क्या होता है, ये ओव्यूलेशन हो रहा है। मैंने नाम से तुम्हें पकड़ना बताया था। ठीक है, नाम से समझो, इसके नाम से, कहाँ चला गया स्लाइड, इसके नाम से समझो कि, इसका नाम से ही समझो कि फॉलिकुलर फेज। अब क्या होगा, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होगा। अब नेक्स्ट फेज में हम लोग जब जाते हैं तो क्या होगा, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होगा, एस्ट्रोजेनिक होगा, प्रोजेस्ट, मतलब ये आगे फॉलिकुलर डेवलपमेंट करेगा। लेकिन अभी हम लोग जो ब्लीडिंग फेज है उस पे देखते हैं। इसमें क्या होगा, इनिशियली कॉर्पस ल्यूटियम या कॉर्पस अल्विकन्स क्या होगा, प्रीवियस साइकिल का जो कॉर्पस ल्यूटियम बना होगा, ठीक है, लास्ट में क्या बनेगा, कॉर्पस ल्यूटियम एंड कॉर्पस एल्विकन्स, वो क्या होगा, धीरे धीरे डीजेनरेट होगा। ठीक है, कंप्लीटली डीजेनरेट हो जाएगा। देन 6 to 12 प्राइमरी फॉलिकल्स आर स्टिमुलेटेड। ठीक है, 6 to 12 प्राइमरी, अब क्या होगा, यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल्स स्टिमुलेट होगा फॉर फर्दर फॉलिकुलर डेवलपमेंट। ठीक है, तो ओवरी ओवरी में ये चलता होगा। यूट्रस में आओ, यूट्रस में जितना भी हार्मोन है, जितना भी सेक्स हार्मोन है, वो सारा विड्रॉल हो गया, जिसके कारण प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर फॉर्म्ड इन द यूट्रस। अब क्या होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसके कारण एट्रियोरल वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। अब एट्रिया में क्या होगा, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा। ठीक है, जिसके कारण ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगा, स्ट्रेटम फंक्शनलिटी में ब्लड सप्लाई क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, रिजल्ट्स इन द डीजनरेशन एंड सेपरेशन। जिसके कारण स्ट्रेटम फंक्शनलिस में ब्लड सप्लाई ही डिक्रीज हो जाएगा, न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, और वहां पर में डीजनरेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, और सेपरेशन होता रहेगा। प्रोस्टाग्लैंडिन ऑल्सो कॉज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोमेट्रियम। अब प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन करता है, विच फिट्स द स्लॉग ऑफ द डेड एंडोमेट्रियल लाइनिंग। अब देखो ये हो गया अंदर वाला जो लेयर उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। ठीक है, एंडोमेट्रियम हो गया, यहाँ पर में ये हो गया कौन सा, डेड एंडोमेट्रियम स्ट्रेटम लाइनिंग, जिसको बोलते हैं स्ट्रेटम फंक्शनालिस। क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रेटम फंक्शनालिस। ठीक है, इसको बोलते हैं स्ट्रेटम फंक्शनालिस। तो अब जब ये यहाँ पर में देखने को मिल रहा है कि मेंस्ट्रुअल फ्लो, अब क्या होगा, अब मेंस्ट यहाँ पर जो मायोमेट्रियम है इसमें स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिसके कारण जो एंडोमेट्रियम का जितना भी लाइनिंग होगा वो सेड ऑफ हो जाएगा। ठीक है, और क्या कॉज करेगा, ब्लीडिंग कॉज करेगा। ठीक है, तो नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन में अप्रोक्सीमेटली 40 to 80 ml ऑफ ब्लड क्या होता है, लॉस्ट हो जाता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फाइब्रिनोलाइसिन मेंस्ट्रुअल फ्लूइड डज नॉट नॉर्मली कंटेन क्लॉट। तो अब उसमें क्या प्रेजेंट होता है, इसमें जो फ्लूइड होता है, इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो फ्लूइड होता है, इसमें जो फ्लूइड रिलीज होता है वो उसमें फाइब्रिनोलाइसिन प्रेजेंट होता है, जिसके कारण मेंस्ट्रुअल फ्लूइड कंटेन डज नॉट कंटेन एनी क्लॉट। ठीक है, समझ में आई बात। चलो, अब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग खत्म। ठीक है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या ब्लीडिंग फेज खत्म। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट जो फेज है, अब क्या हो रहा था मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में, कि भाई हमारा अब धीरे धीरे क्या होगा, एफएसएच एलएच स्टार्ट हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, एफएसएच एलएच धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है, बढ़ना स्टार्ट होगा। तो देखो ग्राफ, देखो इसका ग्राफ देखो, यहाँ पर में एलएचएस और एफएसएच, एलएच और एफएसएच ये कम है। ठीक है, धीरे धीरे यहाँ पर में ये बढ़ना स्टार्ट हो रहा है, एफएसएच कम हो रहा है। ठीक है,
वहीं पर में देखो एस्ट्रोजन है, यहाँ पर में सेम है, प्रोजेस्टेरॉन भी कम है। अब फॉलिकुलर फेज आते हुए, फॉलिकुलर फेज यहाँ पर में देखो, ये यहाँ पर इसके आगे क्या है, फॉलिकुलर फेज। अब ये फॉलिकुलर फेज में देखो धीरे धीरे एस्ट्रोजन भी राइज हो रहा है, प्रोजेस्टेरॉन नॉर्मल रहेगा यहाँ पे, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन नॉर्मल रहेगा। तो वही चीज मैं बताना चाह रहा हूँ कि प्रोजेस्टेरॉन नॉर्मल है, अब धीरे धीरे एलएच भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो ये तुम्हारा इस तरह से लास्ट में समरी में बता दूंगा, ठीक है, इसको लास्ट में छापना। ये बात समझ में आ गई। अब देखो, अब फॉलिकुलर फेज में चलते हैं, एस्ट्रोजेनिक फेज या प्रोलिफरेटिव फेज या प्री ओव्यूलेटरी फेज, एक ही बात है, ठीक है। हार्मोनल लेवल देखो, अब मुझे बताओ कि गोनाडोट्रोपिन मतलब एलएसएस और एफएसएस धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा था, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, गोनाडोट्रोपिन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इन द ब्लड कंटिन्यूज। अब क्या हो रहा है कि देखो धीरे धीरे आगे फॉलिकल्स जो होता है, सेकेंडरी फॉलिकल्स कन्वर्ट होता है, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स, ये सारा अपना कंट्रीब्यूशन करता है, जिसके कारण एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो इस फेज में क्या होता है, धीरे धीरे एस्ट्रोजन बढ़ना स्टार्ट हुआ था, ग्राफ में देखे हो, ठीक है। जिसके पास भी एनसीईआरटी है वो खोल ले, एनसीईआरटी को देखते रहे वो ग्राफ, ठीक है, तभी वो ग्राफ समझ में आएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। चलो, अब क्या होता है कि लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, अब हार्मोनल लेवल देखते हैं। हार्मोनल किससे बात करेंगे, फॉलिकुलर फेज में एस्ट्रोजेनिक होता है, फॉलिकुलर फेज में क्या बोलते हैं, एस्ट्रोजेनिक। तो यहाँ पर में कहीं ना कहीं भाई एस्ट्रोजन का रोल है, कहाँ से एस्ट्रोजन सीक्रेट हो रहा है, एस्ट्रोजन सीक्रेट हो रहा है ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स, ठीक है। तो देखो टर्मिनल स्टेज ऑफ दिस फेज, अब क्या होता है कि इस फेज में मैक्सिमम पीक लेवल तक हो जाता है, क्या होता है, एस्ट्रोजन। ड्यू टू द पॉजिटिव फीडबैक ऑफ द हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन बोथ। अब देखो, अब हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन हो गया, जिसके कारण ये पॉजिटिव फीडबैक एलएच और एफएसएच अटेन कर लेगा, ठीक है, पीक लेवल एट द मिडिल ऑफ द साइकिल। तो देखो हार्मोनल मैकेनिज्म में भी बता रहा हूँ कि जो हार्मोनल मैकेनिज्म है, देखो यहाँ पर मैं ये हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, ठीक है, ये किसको पॉजिटिव फीडबैक देगा, हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा जीएनआरएच और एफएसएच और एलएच का सिक्रीशन धीरे धीरे यहाँ पर में ये बढ़ाना स्टार्ट करेगा, ठीक है। अब इसको यहीं पर में थम जाओ, थम जाओ, थम जाओ, ठीक है। अब चलो हम लोग चलते हैं यूटेराइन चेंजेस पे, अब हम लोग चलते हैं कहाँ, यूटेराइन चेंजेस पे, कहाँ चला गया भाई, यूटेराइन चेंजेस। चलो देखो, प्रोजेस्टेरॉन लेवल रिमेन्स लो, जब तक ओव्यूलेशन नहीं हुआ तब तक प्रोजेस्टेरॉन लेवल कम ही रहेगा, याद रख लो, ठीक है, जब तक प्रोजेस्टेरॉन ओव्यूलेशन नहीं हुआ तब तक। चलो, अब इस फेज में क्या होता है, ओवेरियन फेजेस। अब ओवरी में क्या होता है, प्री ओव्यूलेटरी फेज, ठीक है, ओव्यूलेशन होने से पहले, या फिर प्रोलिफरेटिव फेज। देखो प्री ओव्यूलेटरी फेज मतलब जितना ओव्यूलेशन होने से पहले जितना भी फॉलिकल स्टेज आया होगा, कौन कौन सा, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, ये कब आया था, ओव्यूलेशन होने से पहले, जब सेकेंडरी oocyte निकल गया था, किससे निकला था, ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte निकला था, ठीक है। तो क्या था, प्राइमरी फॉलिकल इन द ओवरी, प्राइमरी फॉलिकल इन द ओवरी, ठीक है। चलो, प्राइमरी फॉलिकल इन द ओवरी। अब देखो, अब क्या कर रहा है, ओवरी ग्रो कर रहा है, बिकम द फुल्ली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, मतलब फुल्ली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बन रहा है। अब क्या हो रहा है कि फॉलिकुलर डेवलपमेंट भी हो रहा है, स्टिमुलेटेड बाय इंक्रीजिंग द सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स। अब फॉलिकुलर डेवलपमेंट भी यहाँ पर में देखने को मिल रहा है, ठीक है, फॉलिकुलर डेवलपमेंट भी देखने को मिल रहा है, फॉलिकुलर डेवलपमेंट देखने को ही मिल रहा है, ठीक है। अब ये फॉलिकल्स का काम क्या है, मोस्टली ये जो ग्रोइंग फॉलिकल्स है, ये क्या मोस्टली सिक्रीट करता है, ये ग्रोइंग फॉलिकल्स मोस्टली क्या सिक्रीट करता है, एस्ट्रोजन। क्या सिक्रीट करता है, एस्ट्रोजन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कहानी हो, एस्ट्रोजन को हमें बढ़ाना है, ठीक है, तभी तो ये पॉजिटिव फीडबैक देगा हाइपोथैलेमस को, ताकि तुम ज्यादा से ज्यादा एलएच का फॉर्मेशन करो, ज्यादा से ज्यादा एलएच का फॉर्मेशन करो, और फाइनली मैक्सिमम लेवल ऑफ एलएच हो जाता है ड्यूरिंग द मिड ऑफ द साइकिल, और एलएच सर्ज हो जाता है, ठीक है। एलएच सर्ज होने का कारण क्या है कि जो एस्ट्रोजन सिक्रीट हो रहा है किससे, ग्राफियन फॉलिकल से, वो पॉजिटिव फीडबैक देता है किसको, पॉजिटिव फीडबैक प्रोवाइड करता है, जिसके कारण एलएच और एफएसएच क्या होता है, अटेन कर देता है, ठीक है। और ग्राफियन फॉलिकल का यहाँ पर में रप्चर हो जाता है, देयरफॉर रिलीज ऑफ द ओवम और ओव्यूलेशन फेज आ जाता है, ठीक है, इसी को बोलते हैं ओव्यूलेशन फेज। तो ओव्यूलेशन फेज में इसी में बता दिया हूँ, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा यूट्राइन चेंजेस। अब सोचो कि वहां पर में यूट्रस में क्या हुआ था, अब पूरा एंडोमेट्रियम झड़ चुका है। अब एंडोमेट्रियम में क्या बोल सकते हैं कि इस फेज का दूसरा नाम, और फेज का, ये फेज का और एक और नाम था, सोचो क्या था, प्रोलिफरेटिव फेज, ठीक है। अब एंडोमेट्रियम में क्या होगा, प्रोलिफरेशन, ठीक है। अब एंडोमेट्रियम में क्या होगा भाई, प्रोलिफरेशन। देखो, तो एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस डीजेनरेट थ्रू द प्रोलिफरेशन, ठीक है, एंडोमेट्रियम हाइपरप्लाइशिया कॉज्ड बाय एस्ट्रोजन। तो एंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन कौन कराता है, ड्यू टू द एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन ही तो बढ़ रहा है ना। तो यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि एंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन किसके कारण होता है,
मोस्टली एस्ट्रोजन के कारण, ठीक है, जिसके कारण स्ट्रेटम फंक्शनलिस धीरे धीरे ग्रो होना स्टार्ट करता है। एस्ट्रोजन कॉजेज मायोमेट्रियल हाइपरट्रॉफी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अल्टीमेटली थिकनेस ऑफ यूट्राइन वॉल ग्रेजुअली इंक्रीजेस, अब धीरे धीरे थिकनेस बढ़ा रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई एंडोमेट्रियम में क्या होना है, एंडोमेट्रियम में इम्प्लांटेशन होना है। जब ओव्यूलेशन हो जाता है, अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो उसके लिए तैयार करके तो रखना पड़ेगा ना भाई, कि हाँ तैयार होना है, कि इम्प्लांटेशन के लिए तैयार होना है, तभी तो इम्प्लांट हो पाएगा, एंडोमेट्रियम रहेगा तभी तो इम्प्लांट हो पाएगा। तो इसलिए यहाँ पर मैं धीरे धीरे प्रोलिफरेटिव, देखो कितना सीक्वेंशियल सीक्वेंशियल चीज है ये चीज, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो फेज है यहाँ पर, जो ल्यूटियल फेज, ठीक है, या प्रोजेस्ट्रॉनिक फेज, या सिक्रेटरी फेज, या पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, या फिक्स्ड फेज, ये याद ही कर लो। ये फेज ना, फेज का जो नाम याद हो गया ना तो आधा काम वही स्टार्ट खत्म हो जाता है, ठीक है। तो एक बार देखो यह डायग्राम में, ये डायग्राम में क्या दिख रहा है, यहाँ पर में प्रोजेस्ट्रॉन है, प्रोजेस्ट्रॉन तो नॉर्मल रहेगा टिल द ओव्यूलेशन। एस्ट्रोजन क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। ओव्यूलेशन हो गया, अब एस्ट्रोजन कम होगा, प्रोजेस्ट्रॉन बढ़ेगा, एस्ट्रोजन कम होगा, प्रोजेस्ट्रॉन बढ़ेगा। एलएच क्या हो जाएगा, सर्ज हो गया, जिसके कारण ओव्यूलेशन हो गया। एफएसएच भी थोड़ा सा इंक्रीज होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एफएस एलएच, है ना। चलो, तो देखो इस डायग्राम में भी, इस डायग्राम में देखो कि मैच्योर्ड फॉलिकल्स है, ये अर्ली कॉर्पस लुटियम, यहाँ पर में ओव्यूलेशन हो रहा है। अब ये ल्यूटियल फेज में क्या होगा, ल्यूटियल फेज में अब आगे मुझे क्या ही पढ़ना है भाई, ल्यूटियल फेज में क्या करना है भाई, जो चीज रप्चर ग्राफियन फॉलिकल किस में कम हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम में, कॉर्पस अल्बिकन्स में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये चीज हमें देखने को मिलेगा, समझते जाओ, ठीक है। देखो ये चीज देखो यहाँ पर, अब प्रोलिफरेशन हो रहा है धीरे धीरे एंडोमेट्रियम का, देखो थिकनेस बढ़ रहा है, थिकनेस बढ़ रहा है मतलब स्ट्रेटम फंक्शनालिस भी बढ़ रहा है, स्ट्रेटम बेसालिस भी का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो स्ट्रेटम फंक्शनालिस मेनली क्या होता है इसका, धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब देखो, अब अगला फेज को बोलते हैं हम लोग सिक्रेटरी फेज, यहाँ पर में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का सिक्रीशन होता है। मतलब देखो, कॉर्पस हेमोरजिकम बना, कॉर्पस ल्यूटियम बना, कॉर्पस एल्बिकन्स बना। तो तुम यहीं से लिख सकते हैं कि ल्यूटियल फेज में हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है, ल्यूटियल फेज में हमन को क्या क्या देखने को मिल रहा है, ठीक है। समझ में आ रही बात? चलो, तो देखो स्लाइड दिखा रहा हूं, कहां चला गया, ये है ल्यूटियल फेज, ठीक है। ये आई थिंक ये डार्क हो रहा होगा, थोड़ा सा इसको हाईलाइट, ठीक है। चलो, द लेंथ ऑफ दिस फेज यूजुअली अबाउट द 14 डेज, ये फिक्स्ड है, ठीक है। रिगार्डिंग अ लेंथ ऑफ अदर द फेज, ठीक है, ओव्यूलेशन ऑकर्स ऑफ 14 डेज बिफोर द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। ये समझ में आ गई मुझे बात। अब देखो, अब हार्मोनल लेवल में क्या होता है कि यहाँ पर में अब धीरे धीरे प्रोजेस्टेरोन इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा, एस्ट्रोजन भी राइज हो चुका होता है अब द मिडिल ऑफ दिस फेज। द एब्सेंस ऑफ द फर्टिलाइजेशन, अब यहाँ पर में मेंस्ट्रुअल साइकिल तभी तो होता है जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता, ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा ना, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि अगर पीरियड्स नहीं आते हैं तो इंडिकेशन ऑफ, मे बी द इंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, मे बी द इंडिकेशन, नॉट एग्जैक्टली, ठीक है। द लेवल ऑफ दीज टू हार्मोन्स स्टार्ट डिक्लाइनिंग अबाउट द मिडिल ऑफ दिस फेज ऑनवर्ड। अब ये हार्मोन क्या होता है, अब ये हार्मोन का जो लेवल है धीरे धीरे अब डाउनफॉल, क्योंकि अब अगला फेज कौन सा अचीव करना है, अगला फेज मुझे कौन सा अचीव करना है, अगला फेज कौन सा अचीव करना, चलिए बताओ, ब्लीडिंग फेज या मेंस्ट्रुअल फेज। उस फेज में क्या हुआ था, बोला था पहला लाइन याद रखना, उस फेज में क्या हुआ था, उस फेज में उस फेज में क्या हुआ था, उस फेज में जितना भी हार्मोन है वो कम हो चुका था, ठीक है। उस फेज में जितना भी हार्मोन है वो कम हो चुका था, है ना। तो देखो, तो वही चीज मुझे करना है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल कम करना है, ठीक है। In the absence of fertilization, these two hormones are declining. In the presence of progesterone and estrogen, in this phase results in the negative feedback from both FSH and LH secretion. अब ये क्या करता है, अब ये ज्यादा एक लेवल से ज्यादा बढ़ गया, तो अब क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन दोनों मिलकर नेगेटिव फीडबैक देता है, ताकि ये FSH एंड LH को सिक्रीशन को नेगेटिव फीडबैक देता है, ताकि इसका डाउन कर सके, क्या होता है, बढ़ गया हुआ रहता है, ठीक है, फीडबैक। तो ये नेगेटिव फीडबैक देता है, बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव फीडबैक द एलएचएस एंड एफएसएस रिलेटिवली लो इन दिस फेज, ठीक है। इस फेज में एलएचएन और एफएसएस क्या होता है, कम हो गया रहता है। तो बताओ, प्रोजेस्ट्रॉनिक फेज मतलब प्रोजेस्ट्रॉन ज्यादा होगा, उसके साथ एस्ट्रोजन भी ज्यादा होगा, सिक्रेटरी फेज, ठीक है। देखो चलो, अब अगला देखो कि ओवेरियन इवेंट में क्या होता है, ओव्यूलेशन हो गया तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल या रप्चर ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म इनटू कॉर्पस ल्यूटियम, वही चीज जो मैं बताया, मैच्योरेशन ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम कंप्लीट्स ऑन द 20 डे ऑफ द 22वें दिन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, मैच्योरेशन हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम का, ठीक है।
अगर फर्टिलाइजेशन एब्सेंस होता है तो प्रेगनेंसी हो जाएगा, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम स्टार्ट्स डीजनरेटिंग, ठीक है, अबाउट द 9 डेज ऑफ ओव्यूलेशन एंड कॉर्पस सॉल्विकल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा 28 डेज तक, ठीक है। ये चीज समझ में आएगी। ओवेरियन साइकिल, नो न्यू फॉलिकल्स आर डेवलप इन दिस फेज, कोई तरह का नया फॉलिकल्स इस फेज में नहीं बनेगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, असर्शन रीजन में पूछ सकता है स्टेटमेंट वाइज। अब यूटेराइन चेंज में देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिक्रेटरी फेज क्यों बोलते हैं इसको, देखो प्रोजेस्टेरॉन अपना प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीजेस सिक्रेटिक ग्लैंडुलर नेचर ऑफ द एंडोमेट्रियम। अब एंडोमेट्रियम का ग्लैंडुलर नेचर ये बढ़ा देता है क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन के कारण जो थिकनेस ऑफ द वॉल है वो फर्दर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया हुआ है, ठीक है। ऑन द डे ऑफ 23rd डे ऑफ द साइकिल थिकनेस ऑफ वाटर, अब 13th डे क्या होता है, जो थिकनेस होता है वो मैक्सिमम हो गया रहता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, डिक्लाइन द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन कम हो जाएगा, ठीक है, और प्रोजेस्टेरॉन भी कम हो जाएगा, और थिकनेस ऑफ वॉल क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा टर्मिनल स्टेज ऑफ दिस फेज। अब धीरे धीरे टर्मिनल स्टेज ऑफ दिस फेज थिकनेस ऑफ द वॉल डिक्रीज होगा, क्योंकि कौन सा फेज अचीव हो चुका है, कौन सा फेज अचीव हो चुका है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग फेज अचीव हो चुका है ना। तो ये बात यहाँ पर मैं समझने वाली थी, ठीक है। देखो यहाँ पर हम प्रोलिफरेटिव फेज है, ठीक है, फिर उसके बाद सिक्रेटरी फेज। तो ये प्रोलिफरेटिव फेज फिर सिक्रेटरी फेज, तो कॉर्पस ल्यूटियम बन गया, कॉर्पस सल्विकन्स बन गया, ठीक है, वही चीज है सब कुछ, ठीक है। तो डायग्राम में समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। यहाँ पर में देखो ये सिक्रेटरी फेज चल रहा है, अब आगे ये मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर में टोटली एंडोमेट्रियम यहाँ पर में हो चुका है। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो इम्प्लांटेशन के लिए एंडोमेट्रियम तैयार है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो वो अपने आप में डिजनरेट करके अपने आप को फिर से ये साइकिल यहाँ पर में आ जाएगा, ठीक है। अब जो हार्मोन्स हम लोग ने देखा, इस हार्मोन्स का जो फीडबैक है वो देख लेते हैं, हार्मोनल कंट्रोल। तो यहाँ से क्वेश्चन यही बन सकता है, इन द लेटर फेज ऑफ द प्रेगनेंसी हार्मोन को रिलैक्सिन आल्सो सीक्रेटेड इन द ओवरी, लेटर फेज ऑफ द प्रेगनेंसी में। तो देखो इससे क्वेश्चन क्या बनेगा कि जो कॉर्पस ल्यूटियम से जो हार्मोन निकल रहा है जैसे रिलैक्सिन, इनहिबिन, ठीक है, मेनली जो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन है दोनों मिल के निगेटिव फीडबैक देता है, ठीक है, दोनों मिल के क्या देता है, नेगेटिव फीडबैक। लेकिन एस्ट्रोजन अकेला प्रोजेस्टेरॉन हाइपोथैलेमस को और एंटीरियर पिट्यूटरी को पॉजिटिव फीडबैक देता है, ठीक है, और ये मिलकर नेगेटिव फीडबैक देता है। ये बात समझ में आनी चाहिए, क्वेश्चन यही पूछता है इसमें से, ठीक है। चलो ये हार्मोन का सारा फंक्शन है, याद करो, याद करो ये एस्ट्रोजन क्या कर रहा था, कॉजेज एंडोमेट्रियम हाइपरप्लासिया, इंक्रीज द वेस्कुलरिटी ऑफ एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम का वेस्कुलरिटी भी इंक्रीज करता है, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन आल्सो कॉल्ड एंटी अवर्सन और प्रेगनेंसी हार्मोन, पी से प्रोजेस्टेरॉन, पी से प्रेगनेंसी, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। इट इंक्रीजेस सिक्रेटरी नेचर ऑफ एंडोमेट्रियम, ठीक है, मतलब यूटेराइन ग्लैंड का डेवलपमेंट करता है, ठीक है। ये सब अपोजिट मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद कर लो, ये याद कर लो, पहला दूसरा, ठीक है। और तीसरा, इट सप्रेस द एफएसएस एक्टिविटी, इनहिबिन का काम ही क्या है, ये एफएसएस एक्टिविटी को ये सप्रेस करता है, ठीक है। आगे बात समझ में। तो देखो कहाँ पहुंचे थे, कहाँ आ गए, यहाँ से स्टार्ट किए थे, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किए थे फेज 1 से फेज 3 पे आ गए, ठीक है। फाइनली क्या हो गया, फाइनली क्या हो गया, ल्यूटियल फेज, प्रोजेस्टेरिक फेज। तो भाई यही है इसमें, ठीक है, और कुछ भी नहीं है ना। अब सब कुछ समझने के बाद एक थोड़ा सा पॉइंट और है कि प्रेगनेंसी के समय जितना भी इवेंट्स होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट होता है, ठीक है। अगर मेंस्ट्रुअल नहीं होता है तो मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है, मतलब मेंस्ट्रुएशन ओनली ऑकर्स इफ द रिलीज्ड ओवुलर इज नॉट फर्टिलाइज्ड। अगर मेंस्ट्रुएशन लैक होता है, मतलब जिसको बोलते हैं एक टर्म होता है लैक ऑफ द मेंस्ट्रुएशन नोन एज एमनोरिया, ठीक है, इट इज द इंडिकेटिव ऑफ द प्रेगनेंसी। However, it also caused due to some underlying stress condition or poor health. It may be the indicative, it not may be the indicative of pregnancy, ठीक है। अगर menstruation नहीं होता तो it not always be the indicative of pregnancy, ठीक है। It may be due to the stress or poor health, ठीक है। मेन चीज है menstrual hygiene, menstrual hygiene रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, एक बार पढ़ लेना, ठीक है, ये सारा चीज। तो ये है हमारा पूरा menstrual का आज का लेक्चर, ठीक है। ये देखो ये है, देखो ये पूरा फीडबैक मैकेनिज्म है जो तुम्हें अभी समझाया है, थोड़ा सा अच्छे डायग्राम में यहाँ पर बनाया हुआ है कि जो जीएनआरएच है और हाइपोथैलेमस है, ये एफएसएच और एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है, ठीक है।
और एफएसएच का सिक्रेशन, एफएसएच क्या होता है, ग्रोइंग फॉलिकल से रिलीज होता है, इनिशियल डेवलपमेंट ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल कराता है, ओवरीज में जाता है, ओव्यूलेशन कराता है, एलएच स्टिमुलेट ओव्यूलेशन और कॉर्पस ल्यूटियम पे एक्ट करता है। ठीक है, ये सारा चीज। अब इनिबिन का क्या फंक्शन है, इनिबिन किससे सिक्रेट होता है भाई, कॉर्पस ल्यूटियम से, रिलैक्सिन से, रिलैक्सिन किससे से, कॉर्पस ल्यूटियम से, कॉर्पस ल्यूटियम से और क्या सिक्रेट होता है, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये सारा चीज क्या सिक्रेट होता है, कॉर्पस ल्यूटियम से। समझ में आ गई बात, और इसका ये फंक्शन है जो कि मैंने सारा अभी बता दिया है। ठीक है, एक बार पढ़ लेना, और एज इट इज ये डायग्राम अगर हो सकता है तो बना लो। ठीक है, हो सकता है तो इस डायग्राम को बना लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सब चीज एक चीज में है। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन का एक और फंक्शन है कि ये मेमोरी ग्लैंड को प्रिपेयर करता है टू सीक्रेट मिल्क। ठीक है, प्रिपेयर मेमोरी मेमोरी ग्लैंड टू सीक्रेट द मिल्क। ठीक है, आगे बात समझ में, आगे मेंस्ट्रुअल साइकिल समझ में, चलो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, अब समझ में आ गया होगा, ये ग्राफ भी समझ में आ गया होगा अब तो, है ना। अब तो ग्राफ भी समझ में आ गया होगा, ये देखो ल्यूटियल फेज दिखा रहा है, ग्राफ में भी, डायग्राम में ऐसे पूछ सकता है नीट में कि ल्यूटियल फेज दे छोड़ देगा यहाँ पर में, ठीक है, डायग्राम बना देगा, ल्यूटियल फेज छोड़ देगा, बताओ कौन सा फेज है। तो देखो एंडोमेट्रियम का थिकनिंग सबसे ज्यादा किस में होता है, ल्यूटियल फेज में होता है। ठीक है, ये मेंसेस यहाँ पर में दिखा रखा है, ये रहा तुम्हारा डायग्राम, ये रहा सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज, मेंस्ट्रुअल साइकिल का सारा चीज। ठीक है, अब इसको समझाने की कोई जरूरत है नहीं आई थिंक। ठीक है, 3 से 5 दिन तक होता है, ये फॉलिकुलर फेज वेरिएबल होता है, ये मिडिल ऑफ द साइकिल 14 डे ओव्यूलेशन होता है, और ये 14 डेज फिक्स होता है। ये जो होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल डेज। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का डेज किसी का कैलकुलेट करना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि 14 दिन को फिक्स कर दो, लास्ट के 14 दिन को। ठीक है, चलो तो ये सारा चीज एक बार पढ़ लेना, और इस तरह से अगर हो सकता है कुछ और पॉइंट इसी इसी तरह से तुम लोग को मैं बोला कि शॉर्ट नोट्स अगर बनाना है तो इस तरह से तुम लोग बना सकते हो शॉर्ट नोट्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बनाना। ठीक है, ये भी हो गया और ये भी हो गया, सबसे पहले कॉपी में ना ये लिख लेना इसको भी। ठीक है, चलो तो आई थिंक ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो वीडियो है वो आपको समझ आया होगा बहुत अच्छे से, और ये लेक्चर नंबर हमारा 5 था, आगे 6 आएगा, 7 आएगा और 8 आएगा। ठीक है, चलिए तो जितना भी जो कॉन्सेप्ट है ना एक बार अपने से लिखने का ट्राई करना। ठीक है, एक बार अपने से लिखने का ट्राई करना, और ये इस पे क्वेश्चन आज ही लगा लेना। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।